अब आगे अभिमन्यु के पास उसके मैनेजर अशोक का मैसेज आया। अभिमन्यु वहां से साइट चला गया और उसने अपने मैनेजर अशोक को कॉल किया। अशोक की थोड़ी घबराई हुई में बोला, बॉस पूरा विला देख लिया पर वो कहीं नहीं मिली, ऐसा लग रहा है कि वो विला से बाहर जा चुकी है, अब हम क्या करें। अभिमन्यु एक्सप्रेशन चेंज हो गए, उसके गुस्से की वजह से हाथों की नसें दिखने लगी। उसने अपने हाथों को काफी तेजी मुट्ठी में भींच लिया था। वो अपने दांत पीसते हुए बोला, मैंने तुम लोगों से बोला था ना कि वो विला से बाहर नहीं जानी चाहिए। इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वो विला से बाहर चली गई। तुम लोग क्या कर रहे थे। सारे बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दे दो कि उन लोगों को 1 मंथ की सैलरी नहीं मिलेगी, साथ ही साथ तुम्हें भी। अशोक ने ओके में जवाब दे दिया क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता था कि गलती उन सब की है और अभिमन्यु ने सिर्फ उन्हें 1 महीने की सैलरी ना देकर ही छोड़ दिया, यही बहुत बड़ी बात है। हालांकि उनकी 1 मंथ की सैलरी बहुत ही ज्यादा थी जिसकी वजह से अशोक को थोड़ा बुरा भी लगा, पर फिर भी अशोक और ने बाकी सारे बॉडीगार्ड्स को ये बात बता दी। बाकी सारे बॉडीगार्ड जो कि इस डर में थे कि कहीं उनकी नौकरी उनके हाथों से न चली जाए, लेकिन जब उन्होंने सुना कि उनकी सिर्फ 1 महीने की सैलरी ही उनके हाथों से गई है तो उनके चेहरे पर एक सुकून की मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उन बॉडीगार्ड को ये डर था कि अभिमन्यु उन सबको जॉब से न निकाल दे और वो इस जॉब को छोड़ना नहीं चाहते थे। और ये बात अभिमन्यु भी जानता था कि उसके बॉडीगार्ड बहुत ही अच्छे हैं और उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, इसलिए उसने सिर्फ उनको 1 महीने की सैलरी ना देकर सिर्फ सजा दी। मानसी अभी नायरा के पास में बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। अचानक उसकी नज़र तनुजा पर गई। तनुजा को देखकर उसकी आंखों में चमक से आ गई, क्योंकि उसने अपनी पिछली जिंदगी में तनुजा को बहुत अच्छी तरीके से जान लिया था और उसे तनुजा बहुत अच्छी लड़की लगी, क्योंकि तनुजा मुखर्जी वो लड़की थी जो अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन वही दोस्त जो उसके दिल के करीब थे और उन सब में से सबसे फर्स्ट नंबर पर अविका थी। और ये बात मानसी ने तब जानी थी जब वो अविका की बॉडी में आई थी, लेकिन इस जन्म में उसका तनुजा से कोई भी नाता नहीं था, इसीलिए वो अपने पास में बैठे लोगों से एक्सक्यूज मी में बोलकर तनुजा के पास चली गई, जो कि अभी सेल्फी लेने में व्यस्त थी। मानसी हल्की आवाज में बोली, क्या मैं मदद कर सकती हूँ आपकी सेल्फी लेने में। जब तनुजा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को पाया जिसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी, पर फिर भी बहुत ही खूबसूरत और क्यूट लग रही थी। उसने ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तनुजा ने जैसे ही मानसी को देखा वो उसकी तरफ देखकर बोली, तुम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, बिल्कुल अविका की तरह तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मानसी ने हंसकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू मेरी इतनी सारी तारीफ करने के लिए, बट क्या मैं आपकी सेल्फी लेने में मदद कर सकती हूँ, और तुम भी बहुत खूबसूरत हो। तनुजा मुखर्जी ने तुरंत फोन मानसी के आगे कर दिया और खुद उसके पास आकर बोली, क्यों नहीं, खूबसूरत लोगों की फोटो फोन में जरूर रखना चाहिए। वो दोनों सेल्फी लेने लगी। मानसी को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि तनुजा दिल की बहुत अच्छी है और सामने वाला जब उसे अच्छे से बातें करेगा तो तनुजा बहुत जल्दी घुल मिल जाएगी, इसलिए तनुजा मानसी से घुल मिल गई। कुछ देर बात करने के बाद तनुजा मानसी की तरफ देखकर बोली, ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको बहुत पहले से ही जानती हूँ। मानसी हंसते हुए बोली, शायद ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम पिछली जिंदगी में फ्रेंड थे। तनुजा को मानसी बातें समझ में तो नहीं आए और वो हंसते हुए बोली, क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम पिछले जन्म में बेस्ट फ्रेंड थे, अगर ऐसा है तो हम इस जन्म में भी बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे, कहकर वो हंसने लगी। मानसी उसकी बात सुनकर बोली, जैसी तुम्हारी मर्जी, और वो दोनों आपस में बातें करने लगी। वही दो जोड़ी आंखें दोनों को ही काफी देर से निहार रही थी और ये कोई नहीं बल्कि तेज और देवांश थी जो कि मानसी और तनुजा को देख रहे थे। तनुजा की नज़र बार बार देवांश की तरफ जा रही थी और ये बात मानसी ने नोटिस कर ली थी और मानसी को पता था कि वो देवांश अवस्थी है, क्योंकि उसे पिछले जन्म का सब कुछ याद था। वो हल्के से तनुजा के कंधे पर हाथ मारते हुए बोली, क्या बात है, निगाहें कहीं और बातें मुझसे। तनुजा मानसी की बात सुनकर हड़बड़ाते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, मैं तुमसे ही बातें कर रही हूँ और मेरा ध्यान भी तुम्हारी तरफ है। उसकी बात सुनकर मानसी हंसते हुए बोली, अच्छा दिख रहा है मुझे, वैसे जिसे तुम निहार रही हो उसका नाम देवांश अवस्थी है और ये आपके होने वाले जीजू अभिमन्यु ओबरॉय के सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड है। मानसी की बात सुनकर तनुजा ने देवांश का नाम अपने मुंह से दोहराया, ओ तो इनका नाम देवांश अवस्थी है। उसकी बात मानसी ने सुन ली थी और वो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, यस इनका नाम देवांश अवस्थी है। तनुजा मानसी की बात सुनकर हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ तो मैं क्या करूँ, मुझे कोई शौक नहीं इनका नाम जाने का, मुझे क्या करना है कि इनका नाम देवांश अवस्थी है। तनुजा की बात सुनकर मानसी को हंसी आ रही थी, क्योंकि तनुजा बात ही कुछ ऐसी कह रही थी, मतलब नाम भी जानकर कुछ करना नहीं था और फिर उसी का नाम अपने मुंह से दोहरा रही थी और यही बात सोचकर मानसी को बहुत हंसी आ रही थी। अब आगे
मानसी अभी तनुजा के साथ फोटो क्लिक कर रही थी और उसने चेहरे पर अभी बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट थी क्योंकि ये उसकी पिछले जन्म की सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी। हालांकि ये बात तनुजा को नहीं पता थी कि वो पिछले जन्म में मानसी से मिल चुकी है, लेकिन मानसी तो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि यहाँ मौजूद वो सारे लोगों को बहुत अच्छे से जानती थी जिससे वो पिछले जन्म में मिल चुकी थी। हाँ, लेकिन इस बार वो तेज से पहली बार मिली थी जिसके बारे में उसे ना तो पिछले जन्म में कुछ पता था और ना ही इस जन्म में कुछ पता था, और इसलिए वो तेज को समझ नहीं पा रही थी कि उसका रवैया कैसा है, क्योंकि जिस तरह से तेज रिएक्ट करता था मानसी को बहुत अजीब सी फीलिंग आती थी जब वो तेज के पास आती थी। हालांकि वो फीलिंग कोई गंदी या फिर खराब नहीं लग रही थी, पर फिर भी उसे तेज में कुछ अलग सा लगता था जो कि उसे तेज के पास जाने से न तो रोक रहा था और न ही उसे तेज के पास आने दे रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। जब से उसे पता चला था कि तेज नायरा का पापा है, नायरा जो कि उसकी पिछले जन्म में उसकी और अभिमन्यु की बेटी मयूरा राय सिंघानिया थी और अब इस जन्म में अनाया नाम अभिमन्यु की छोटी बहन का था, सब कुछ कितना चेंज हो गया था। यही सब मानसी सोच रही थी कि अचानक फोटो क्लिक होने की आवाज सुनकर वो अपने होश में आए, लेकिन अचानक उसकी नज़र कैमरे द्वारा पीछे खड़ी एक बैटर पर पड़ी। उसका चेहरा तो मानसी ने नहीं देखा था, लेकिन उसकी आंखें देख ली थी। उसे उस बैटर को देखकर कुछ अलग सी फीलिंग आ रही थी। उसने कैमरे में जूम कर पीछे खड़ी बैटर को देखा, तब भी वो क्लियर नहीं उसे नहीं देख रही थी। तनुजा जो कि पीछे पोस्ट बनाए खड़ी हुई थी वो बोली, क्या हुआ, फोटो क्लिक करो ना। मानसी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। दोनों फिर से फोटो खींचने लगी, लेकिन मानसी का ना चाहते हुए भी ध्यान बार बार उसकी तरफ जा रहा था जो कि घूर घूर कर सामने बैठे हुए विका अभिमन्यु को देख रही थी। मानसी ने जब ध्यान दिया तो उस बेटे ने अपनी मूर्तियों को काफी जोर से भींच लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही है। मानसी ने तनुजा को उसका फोन वापस दिया और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोले, ओके तुम फोटो क्लिक करो, मैं अभी आती हूँ, कहकर वो वहां से दूसरी तरफ चली गई। मानसी उस बैटर से 10 या 5 कदम की दूरी पर जाकर खड़ी हो गई और वो उस बैटर की सारी हरकतों को नोट करने लगी। वो खुद से ही बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इसे कहीं देखा है, पर कहाँ, यही जाने के लिए मानसी उस बैटर के पास गई। बैटर जो कि बहुत ही ध्यान से अभिमन्यु को देख रही थी, उसे जैसे ही नोटिस किया कि कोई अभी उसके पास आ रहा है तो वो तुरंत चौकन्ना हो गई और तुरंत वहां से दूसरी तरफ जाने लगी। ये देखकर मानसी उसकी तरफ आते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रही हो तुम, मेरी बात सुनो। बट उस बेटर ने मानसी की बात नहीं सुनी और वो वहां से दूसरी तरफ विला के अंदर जाने लगी। वहीं मानसी भी उस बेटर के पीछे जाने लगी। हालांकि उसने उस बेटर को दोबारा आवाज नहीं दी ताकि कोई भी उन दोनों को नोटिस ना करे, पर फिर भी तेज ने मानसी और उस बेटर को नोटिस कर लिया था और वो भी मानसी और वेटर के पीछे पीछे विला के अंदर चला गया। मानसी ने जब उस बेटर को कई बार आवाज ही, तब भी उस बेटर ने मानसी की आवाज नहीं सुनी और इसकी वजह से मानसी को खुद से ही गुस्सा आ रहा था। वो बस उस लड़की को देखना चाहती थी, उसके बाल उसके चेहरे के आगे आ रहे थे और इसलिए मानसी उस बेटर का चेहरा नहीं देख पा रही थी। वो फर्स्ट फ्लोर पर ही थे। अचानक वो बेटर भागने के चक्कर में किसी से टकरा गई। इस चक्कर में उसके बाल उसके चेहरे से हट गए और उसका चेहरा दिखने लगा। हालांकि मानसी उसके पीछे थी और इसलिए वो अभी भी उसका चेहरा नहीं देख सकती थी। उसके कदम अचानक थिथक गए उसके चेहरे पर, जो अभी गुस्सा और चिड़चिड़ापन था, क्योंकि वो बेटर उसके हाथ नहीं आ रही थी और उसकी बात नहीं सुन रही थी। वो गुस्सा, वो चिड़चिड़ापन, सब कुछ एक पल में चला गया और उसकी जगह थोड़ी सी घबराहट, थोड़े से गुस्से, थोड़े से डरने ले रखी थी, क्योंकि उसे सामने लगे शीशे में उस लड़की का चेहरा दिख रहा था और उस लड़की का चेहरा देखते ही मानसी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, सानिया। वो बिल्कुल अपनी जगह पर जम सी गई थी। उसने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई थी। अचानक जब किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस करते हुए मानसी तुरंत अपने होश में आई। उसने तुरंत सामने देखा तो वहां पर कोई नहीं था और ये देखकर वो थोड़ा सा घबरा गई। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां तेज बिना कोई एक्सप्रेशन के खड़ा था। तेज मानसी को देखकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ तो तुम बोल रही थी कि तुम्हें मेहंदी की रस्म में जाना है और जब बाहर रस्म हो रही है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मानसी तेज को अपने पास अचानक इस तरह से देखकर और उसकी क्वेश्चन सुनकर समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दो और क्या नहीं। और एक तो वो सानिया को देखकर वैसे ही बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। वो हिचकिचाते हुए बोली, मुझे पानी चाहिए था, लेकिन उस बेटर ने मेरी बात ही नहीं सुनी थी। वो तो मैं उस बेटर को नोटिस कर रही थी, मैंने उसे आवाज दी पर उसने मेरी आवाज ही नहीं सुनी और इसलिए मैं उसका पीछा करते हुए यहाँ पर आ गई। तेज उसकी बात सुनकर बोला, तुम्हें पानी ही चाहिए था तो जरूरी था कि उसे बोलने का कोई और भी बेटर को बोल सकती थी, यहाँ पर बहुत सारे बेटर हैं। मानसी बोली, हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगी। तेज ने कुछ नहीं कहा। उसने मानसी का हाथ पकड़ा और उसे ले जाते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं किसी से बोलने की, बाहर चलो, बाहर मिल जाएगा तुम्हें पानी। और वो मानसी को वहां से लेकर जाने लगा।
वही मानसी, जिसका ध्यान इस बात पर नहीं था कि तेज ने अभी उसका हाथ पकड़ रखा है, बल्कि अभी भी उसका दिमाग सानिया की तरफ था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर अभी कोई नहीं था। उसे याद आया कि पिछले जन्म में सानिया ने जब बोला था कि अनुष्का और आदित्य ने उसे अपने जाल में फंसाकर उनसे सारे गलत काम करवाए हैं, तो उसने उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई थी और उसे पता चला था कि सच में अनुष्का और आदित्य ने ब्लैकमेल कर कर सानिया को अपनी तरफ किया था। पर फिर भी सानिया ने गलती बहुत की थी, लेकिन इसके बावजूद भी मानसी ने उसे जेल में से बाहर निकलवा दिया था। हालांकि उसे उसके कुछ मिनट बाद ही खबर मिली थी कि सानिया जैसे ही जेल से बाहर निकली थी, किसी ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी, और इसलिए उसे सानिया के लिए थोड़ा बुरा भी लगा था। जब उसे ये बात पता चली तो उसे ये भी बात पता चली कि सानिया की हत्या करने वाला और कोई नहीं बल्कि अनुष्का का कोई पर्सनल आदमी था, जिसको अनुष्का ने सानिया की हत्या करने के लिए भेजा था। और अविका जब तक ये बात समझ पाती तब तक अनुष्का ने अपनी चाल चल दी थी। हालांकि सानिया को उसकी गलती की 5 साल तक सजा मिली, और जब वो 5 साल के बाद जेल से बाहर भी निकली तब भी वो अनुष्का की जाल में फंस चुकी थी, क्योंकि जेल से निकलते ही अनुष्का ने सानिया को मरवा दिया था। मानसी अपने मन में बोली, सानिया यहाँ क्या कर रही है और क्या उसे पिछले जन्म का कुछ याद है? अगर उसे याद है तो अविका और अभिमन्यु की जिंदगी में फिर से खतरा है। नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब अभिमन्यु और अविका की जिंदगी में किसी को भी नहीं आने दूंगी, फिर चाहे कोई भी क्यों ना हो। और ये सानिया यहाँ सिंह विला में क्या कर रही है? कुछ तो गड़बड़ है। अगर सानिया यहाँ है तो जो मैं सोच रही हूँ वो सच में हो गया है क्या? कहीं अनुष्का और आदित्य वो दोनों भी इस जन्म में ना आ जाए। अगर ऐसा है तो मुझे कुछ करना ही होगा। फिलहाल तो मुझे इस सानिया नाम के कांटे को निकालना होगा, क्योंकि अगर ये यहाँ पर है तो मतलब अविका और अभिमन्यु दोनों के लिए खतरा है। मुझे लगता है कि सानिया अपना बदला लेने के लिए यहाँ पर आई है। पिछले जन्म में अगर मैं समय रहते इसे जेल से बाहर निकलवा देती तो आज ये नौबत नहीं आती, लेकिन मैं भी क्या करती, उसे उसकी कर्मों की सजा मिली थी। लेकिन सानिया अभिमन्यु और अविका को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसकी वजह से उसके भाई की मौत हो गई। जब उसकी भाई की मौत तो अनुष्का ने करवाई थी, पर नाम अभिमन्यु के ऊपर आया था, और जिस दिन मैं उसे बताने जा रही थी उस दिन अनुष्का ने उसकी हत्या करवा दी। अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ही कुछ करना होगा, और इसमें मेरा साथ उसने अपने सामने देखा जहां तेज उसे लेकर जा रहा था। अब आगे मानसी, नायरा और तेज अभी एक जगह बैठे हुए थे, और इसीलिए मानसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो वापस विला के अंदर कैसे जाए और वो कैसे सानिया को ढूंढे। कुछ देर के बाद मेहंदी की रस्म खत्म हो गई और सारे लोग डिनर करने लगे। वही अविका के हाथों में बहुत घनी मेहंदी लग चुकी थी, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो डिनर कैसे करे। वो चुपचाप वहां बैठकर डिनर से उसके पास में बैठ गया और वह से डिनर को देख रही थी, क्योंकि उसे बहुत तेज की भूख लगी थी और इतना टेस्टी डिनर को देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था। अभिमन्यु अविका की सारी हरकतें नोटिस कर रहा था। ये देखकर अविका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मानसी अविका और अभिमन्यु को देख रही थी। अविका के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर वो अपने मन में बोली, नहीं, मुझे चाहे कुछ भी करना क्यों ना पड़े, मैं अब इन दोनों को अलग नहीं होने दे सकती। कहकर वो विला के अंदर जाने लगी, लेकिन इस बार उसने चारों तरफ देखा तो उसने देखा कि तेज अभी वैभव और देवांश से बातें कर रहा था। और ये देखकर मानसी तुरंत विला के अंदर चली गई, क्योंकि उसने पिछली बार ध्यान नहीं दिया था और तेज ने उसे विला के अंदर जाते हुए देख लिया था। अगर तेज उसके पीछे नहीं आता तो वो सानिया को पकड़ सकती थी, और इस बार वो कोई भी गलती दोबारा नहीं कर सकती थी। वो विला के अंदर आए और वो धीरे धीरे विला में सानिया को ढूंढने लगी। उसे 2-3 मेड को रोककर सानिया के बारे में पूछा, पर किसी भी मेड को सानिया के बारे में नहीं पता था, क्योंकि सब लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। मानसी ने पूरा फर्स्ट फ्लोर छान मारा, पर विला के फर्स्ट फ्लोर पर उसे सानिया कहीं भी नहीं मिली। वो सेकंड फ्लोर पर आ गई और धीरे धीरे सेकंड फ्लोर के सारे रूप को चेक करने लगी। सिंह विला बहुत ही ज्यादा बड़ा था, वहाँ इतना आसान नहीं था किसी एक इंसान को ढूंढना, लेकिन मानसी ने पूरे सिंह विला को बहुत अच्छे से देखा हुआ था। अपने पिछले जन्म में वो जब अविका के शरीर में वापस आई थी तब उसने पूरे सिंह विला को काफी अच्छी तरीके से देख लिया था, इसलिए उसे सिंह विला के बारे में सब कुछ पता था। मानसी सेकंड फ्लोर के सारे रूम को ध्यान से देखने लगी। उसने एक रूम को देखा जो कि ओपन नहीं हो रहा था। उसने उस रूम को नोट किया, पर कोई भी रिस्पांस नहीं आया। उसने रूम के गेट पर अपना कान लगाकर रूम के अंदर की आवाजों को सुनने की कोशिश की, पर रूम के अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। इसलिए मानसी बाकी सारे रूम को चेक करने लगी। थक हार कर वो एक जगह खड़ी होकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी, क्योंकि पूरे विला में फर्स्ट फ्लोर पर उसे कहीं भी सानिया नहीं मिली, और सेकंड फ्लोर को लगभग उसने आधी से ज्यादा रूम को उसने छान मारा। पिछले 45 मिनट से वो पूरे विला में इधर से उधर घूम रही थी, और अब तो उसको दर्द भी होने लगा था, क्योंकि दवा का असर अब खत्म सा हो रहा था। इतनी देर चलने की वजह से उसके पैर में भी दर्द होने लगा था, पर फिर भी उसे अपने दर्द से ज्यादा अभी सानिया को ढूंढना था। मानसी अभी खड़ी होकर यही सोच रही थी कि सानिया इस टाइम
कहाँ होगी। अचानक उसे सामने से आती हुई एक वेटर दिखाई दी। हालांकि इस वेटर के कपड़े बाकी सारे वेटर से अलग थे, साथ ही उसके चेहरे में पता नहीं क्या सफ़ेद सफ़ेद सा लगा हुआ था। उसके बाल आगे आ चुके थे। उसे देखकर मानसी को थोड़ा अजीब सा लग रहा था, पर जब मानसी की नज़र उस वेटर के हाथ पर गई तो उसके मुंह से तुरंत निकला, ये तो सानिया है। मानसी तुरंत चौकन्ना हो गई और वो सानिया की तरफ अपने कदम तेजी से बढ़ाते हुए बोली, तुम रुक जाओ वहीं। सानिया ने जैसे ही देखा कि वो फिर से किसी के पकड़ में आ गई है तो फिर से वो वहां से भागने लगी। मानसी खुद से ही बोली, नहीं इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी, कहकर उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। वो तेज रफ्तार से सानिया की तरफ ही आ रही थी कि अचानक उसने देखा कि टेबल पर फ्लावर वास रखे हुए थे। उसने तुरंत एक वास उठाया और सानिया के पैरों में निशान लगाकर मार दिया। वही सानिया जो कि अभी मानसी की पकड़ में ना आए इसलिए दौड़ी जा रही थी, जब उसके पैर में अचानक से फ्लावर वास आकर लगा तो वो पैरों के बल तुरंत गिर गई और ये देखकर मानसी ने अपनी रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज कर दी। सानिया ने देखा जब मानसी उसके बहुत ही ज्यादा करीब आ गई है तो वो उठकर फिर से दौड़ने की कोशिश करने लगी। अचानक सानिया को अपने बालों पर तेज दर्द महसूस हुआ और वो अपने दर्द की वजह से पीछे खींची हुई चली गई, क्योंकि मानसी ने सानिया के बालों को पकड़ लिया था और पूरा जोर लगाकर अपनी तरफ खींच लिया था, जिसकी वजह से मानसी और सानिया दोनों ही जमीन पर गिर पड़ी। सेकंड फ्लोर पर अभी कोई भी नहीं था। सारे लोग अभी मेहंदी की रस्म की वजह से गार्डन में थे और मेड भी अभी फर्स्ट फ्लोर पर ही अपने अपने काम को कर रही थी, तो अभी सेकंड फ्लोर पर कोई ही नहीं था, जिसकी वजह से उन दोनों को अभी कोई भी नहीं देख सकता था। ऊपर से गार्डन में म्यूजिक की आवाज़ से उन दोनों की आवाज़ भी बाकी सारे लोगों तक नहीं जा सकती थी। जैसे ही सानिया और मानसी गिरी, मानसी को दर्द की वजह से हल्की सी आह निकल गई, क्योंकि मानसी के हाथ पर ही सानिया गिरी हुई थी। मानसी ने धक्का मारकर सानिया को दूसरी तरफ कर दिया। सानिया फिर से उठकर भागने लगी कि मानसी ने उसे तुरंत पकड़ लिया और उन दोनों की लड़ाई होने लगी। मानसी के दोनों हाथों में दर्द हो रहा था, क्योंकि एक हाथ से वो सीढ़ियों पर से गिर गई थी और इसलिए उसके हाथ में सूजन आ चुकी थी और दूसरे हाथ में उसका एक्सीडेंट हो गया था, तब चोट लग चुकी थी। इसी वजह से सानिया अभी मानसी पर भारी पड़ रही थी, पर मानसी ने देखा कि सानिया जब उस पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ चुकी है तो उसने जैसे तैसे करके अपने सूजन वाले हाथ को उठाया और सानिया की गले में बेहोश हो जाने वाली नस को दबा दिया, जिसकी वजह से सानिया तुरंत ही बेहोश हो गई। उसे बेहोश होता देखकर मानसी ने एक गहरी सांस ली। मानसी ने इन सब चीज़ों की काफ़ी अच्छे से नॉलेज कर ली थी। दरअसल अविका को सब कुछ सिखाया गया था और जब मानसी अविका की बॉडी में ट्रांसफ़र हुई थी तब मानसी ने भी वो सारी चीज़ों को दोहराया था और इसलिए वो सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से सीख चुकी थी और इसलिए उसने आसानी से सानिया को बेहोश कर दिया था। अचानक उसकी कानों में जूते की आवाज़ आई। उसे देखा तो सीढ़ियों से कोई आ रहा था, हालांकि सिर्फ उसे उसके पैर ही दिख रहे थे और इसीलिए उसे पता नहीं चल रहा था कि वो अभी कौन है। उसने खुद को देखा और सानिया को देखा, दोनों ही अभी जमीन पर पड़ी हुई थी। वो जल्दी से चौकन्ना होकर खड़ी हो गई। उसने खुद को संभाला और सानिया को घसीटते हुए पास के रूम में ले गई। रूम में आकर उसने एक गहरी सांस ली और खुद के हाथों को देखा। उसके एक हाथ जो कि पहले से ही सूजा हुआ था उस पर और भी ज्यादा सूजन आ गई थी। उसने एक नज़र सानिया को देखा और रूम में मौजूद कोई ऐसी चीज को देखने लगी जिससे वो सानिया के हाथ और पैर को बांध सके, पर उसे रूम में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे वो सानिया के हाथ और पैर को बांध सके। अचानक उसकी नज़र बेड पर बिछी हुई बेडशीट पर गई। उसने जल्दी से बेडशीट को लिया और उसे फाड़कर रस्सी की तरह बना लिया और जल्दी से सानिया के हाथ पैरों को बांध दिया। अचानक किसी ने दरवाजे पर नॉक किया तो ये देखकर मानसी के चेहरे पर पसीने की बूंदें आने लगी। वो खुद से ही बोली, अब कौन होगा, कहीं बाहर अभिमन्यु तो नहीं है? नहीं, अगर अभिमन्यु ने इसे देख लिया तो उसे जरूर पिछले जन्म को कुछ ना कुछ याद आ जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ, मुझे कुछ करना ही होगा, कहकर वो पूरे रूम में अपने सिर पर हाथ रखकर इधर उधर देखने लगी। अचानक उसकी नज़र बैग की तरफ गई। उसे जल्दी से सानिया को खींचा और सानिया को बैग के नीचे कर दिया। उसे देखा सानिया पूरी तरीके से बैग के नीचे छुप चुकी है और बैग के नीचे से दिख नहीं रही है। तब उसने बेडशीट को देखा जो आधी ही फटी हुई थी और आधी जमीन पर पड़ी हुई थी। उसने उसे जल्दी से समेटा और उसे डस्टबिन में फेंक दिया। तब तक दरवाजे पर 2-3 बार नॉक हो चुका था। मानसी ने खुद को बालों को सही करते हुए जल्दी से दरवाजे के पास गई और एक गहरी सांस लेकर अपनी पसीना पहुंचकर तुरंत उसने दरवाजा खोल दिया। उसे लगा सामने अभिमन्यु होगा, पर फिर से सामने तेज को देखकर उसके चेहरे की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। तेज अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, तुम यहाँ इस रूम में क्या कर रही थी? इतनी देर से मैं रूम को नॉक कर रहा हूँ तो तुमने रूम क्यों नहीं खोला? मानसी घबराते हुए बोली, वो मैं वॉशरूम में थी और मैंने रूम नॉक होने की आवाज़ नहीं सुनी होगी। उसकी बात सुनकर तेज ने हाँ में सिर हिलाया और वो रूम के अंदर आने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाने वाला था कि मानसी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, अरे आप यहाँ अंदर आकर क्या करोगे? तेज अपनी आंखें छोटी करते हो बोला, क्यों, मुझे अंदर नहीं आना चाहिए? मानसी बोली, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको यहाँ अंदर नहीं आना चाहिए, मैं तो बस पूछ रही थी कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं।
मानसी ने ये बात अपने हाथ को हिलाते हुए कही थी, जिसकी वजह से तेज की नज़र मानसी के हाथ पर गई। उसे तुरंत मानसी के हाथ को पकड़ लिया और दर्द की वजह से मानसी के मुंह से आह निकल गई आगे। तेज अपनी कड़क आवाज में बोला, तुम्हारे हाथ में पहले इतनी सूजन नहीं थी तो तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारा हाथ इतना ज्यादा सूज चुका है। मानसी हल्के से दर्द में बोली, कुछ नहीं, वो मैंने अपना हाथ इधर उधर किया होगा इसलिए शायद इसमें सूजन बढ़ गई है, दवा खाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। तेज अपनी तेज आवाज में बोला, जस्ट शट अप, मैंने बोला था ना कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर भी तुमने अपने हाथ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। चलो अब, कहकर वो मानसी का हाथ पकड़ कर ले जाने लगा। मानसी ने तुरंत गेट बाहर से लॉक कर दिया, पर यह देखकर तेज की आंखें छोटी हो गई, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। मानसी की पैरों में अब बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और उससे चला नहीं जा रहा था और वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलने लगी। ये देखकर तेज की आंखें और भी ज्यादा कठोर हो गई। उसने मानसी को अपनी गोद में उठा लिया और मानसी ने डर की वजह से अपने एक हाथ को तेज की गर्दन पर लपेट लिया। वो हैरान होते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे नीचे उतारिए। उसकी बात सुनकर तेज उसकी देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, हाँ मुझे दिख रहा है तुम कितना ठीक हो और कितना नहीं, इसलिए चुप रहो बिल्कुल। तेज मानसी को फिर से वही रूम में ले आया जिसमें मानसी और तेज पहले थे। रूम में आकर तेज ने मानसी को बेड पर बैठा दिया और उसने जल्दी से सूजन कम करने के लिए मानसी की सूजन वाले हाथ पर दवा लगाने लगा। मानसी को दर्द हो रहा था, पर तेज की मौजूदगी में उसने अपने मुंह से उफ तक नहीं की और वो अपने दर्द को चुपचाप कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। पर भले ही उसने अपने मुंह से उफ तक नहीं की, पर उसकी आंखें जिसमें आंसू दर्द की वजह से बहते जा रहे थे। तेज उसकी तरफ देखकर बोला, जब इतना ही दर्द हो रहा था तो फिर इधर उधर क्यों घूम रही थी। मानसी ने तेज के सवालों का कोई भी जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप बैठी रही। तेज ने उसके हाथों पर हल्के हल्के से दवा लगाना शुरू कर दिया। दवा लगाने के बाद उसने मानसी को बेड पर लिटा दिया। मानसी ने जब तेज की लाला को देखा तो वो चुपचाप लेट गई। अचानक तेज की नज़र मानसी के पैरों पर पड़ी, उस पर कुछ खरोंचों के निशान थे। उसने देखा तो वो नाखूनों के निशान थे। ये निशान सानिया और मानसी के झगड़े के टाइम सानिया ने खुद को मानसी के जाल से छुड़ाने के लिए मानसी के पैरों पर अपने नाखूनों से वार किए थे, पर मानसी ने उस टाइम ये ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब उसके गोरे गोरे पैरों पर वो रेड कलर के निशान अलग से देख रहे थे। तेज ने जैसे ही मानसी के पैरों को दवा लगाने के लिए छुआ तो मानसी तुरंत उठकर बैठ गई और तेज के हाथ को पकड़कर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं सर। तेज ने घूरते हुए मानसी को देखकर कहा, दवा लगा रहा हूँ। मानसी हिचकिचाते हुए बोली, नहीं आप मेरे पैरों को नहीं छू सकते हैं, आप इंडिया के पीएम हो, मैं आपसे अपने पैरों में दवा नहीं लगवा सकती हूँ। तेज जैसे पहले से ही बहुत गुस्सा आ रहा था, उसने मानसी को देखकर अपना दांत पीसते हुए कहा, चुपचाप लेट जाओ, मुझे एक वर्ड भी नहीं सुनना, समझे तुम। उसकी बात सुनकर मानसी का शरीर कांप सा गया। वो फिर से बेड पर लेट गई और इसलिए तेज ने जल्दी से वहां पर भी दवा लगा दी। लेकिन अब उसकी आंखें आग उगल रही थी। हालांकि उसने मानसी से कुछ भी नहीं कहा और उसने मानसी को देखा जो कि अभी उसे ही देख रही थी। उसकी इतने भोले भाले चेहरे को देखकर तेज जो गुस्सा था वो अचानक ही कहीं दूर से चला गया। उसने मानसी के बालों पर हाथ फिराते हुए कहा, तुम सो जाओ, मैं यही हूँ। मानसी ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखकर तेज पास में रखे सोफे पर जाकर बैठ गया। उसे अपना फोन उठाया और अभिमन्यु को एक मैसेज टाइप कर भेज दिया। अभिमन्यु जो कि अभी अपने रूम में आ चुका था, उसने अपने फ़ोन में मैसेज की नोटिफिकेशन सुनकर अपना फ़ोन देखा और जब उसने तेज के मैसेज को देखा तो वो खुद से ही बोला, तेज का मैसेज, वो भी इस टाइम, क्योंकि अब रात के 12:30 बज चुके थे। इसी वजह से सारे लोग अपने अपने रूम में सोने जा चुके थे। अभिमन्यु ने तेज के मैसेज को ओपन किया। अभिमन्यु, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम ढूंढ रहे हो वो सेकंड फ्लोर पर है, क्योंकि सानिया का झगड़ा मानसी से हुआ है और मानसी ने सानिया को बेहोश कर किसी रूम में छुपा दिया है और वो रूम सेकंड फ्लोर पर है। मैसेज पढ़कर अभिमन्यु ने तेज के लिए एक मैसेज टाइप कर लिखा, बट तुम्हें कैसे पता कि सानिया सेकंड फ्लोर पर ही है और उसका झगड़ा मानसी से ही हुआ है। 2 सेकंड बाद फिर से तेज का मैसेज आया, क्योंकि सेकंड फ्लोर पर मानसी एक रूम में मुझे मिली थी। उस समय मानसी के चेहरे पर मैंने घबराहट देखी थी और उसके हाथ और पैर पर नाखूनों के निशान थे, इसलिए मुझे लगता है कि मानसी को सानिया पर शक हो चुका होगा कि वह जरूर कुछ गलत करने के लिए आई होगी। अभिमन्यु का मैसेज आया, लेकिन मानसी को कैसे पता कि सानिया कुछ गलत करने के लिए आई होगी। तेज ने मैसेज किया, ये तो हमें मानसी ही बताएगी या फिर सानिया। अभिमन्यु ने तेज से मैसेज पर बात करने के बाद अशोक के लिए कॉल किया और बोला, अशोक सिंह विला के सेकंड फ्लोर के सारे रूम को चेक करो, सानिया वहीं मिलेगी। अशोक जो कि बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था सानिया को ढूंढते हुए थे, वो चौंकते हुए बोला, लेकिन बॉस सानिया तो ओबरॉय विला में थी ना, तो वो सिंह विला तक कैसे आई। अभिमन्यु की कठोर आवाज उसके कानों में आई, ये उसी से पता चलेगा, इडियट, जितना कहा जाए उतना करो, कहकर उसने कॉल काट दिया। वही अशोक के पास में राका खड़ा हुआ था और वो दोनों अभी सानिया को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। राका अशोक से बोला, क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो, क्या कहा बॉस ने।
अशोक राका की तरफ देखकर बोला, सानिया मिल गई और वो अभी सिंह विला के सेकंड फ्लोर में कहीं छुपी हुई है। राका हैरान होते हुए बोला, लेकिन वो सिंह विला तक कैसे पहुंची? अशोक उदास होकर बोला, यही तो मैंने बॉस से पूछा था पर बॉस ने मुझे डांट दिया। राका मुंह बनाते हुए बोला, तो तुमने बॉस से इसी बात पूछी क्यों रहे थे? फिलहाल तो अभी यहाँ से चलो जल्दी से, वरना पता चले कि सानिया सिंह विला से भी कहीं गुम हो जाए, वरना सर हमें नहीं छोड़ेंगे। चलो जल्दी। अशोक और शाखा बाकी बॉडीगार्ड के साथ वहां से सिंह विला के लिए निकल गए। अभिमन्यु अपने रूम से बाहर आ गया और वो वहां से गार्डन की तरफ जाने लगा, लेकिन जब वो सीढ़ियों से नीचे आया तो उसने देखा कि अविका का रूम खुला हुआ था, तो ना चाहते हुए भी उसके कदम अविका के रूम की तरफ बढ़ गए। रूम के दरवाजे पर आकर उसने दरवाजे पर नोक किया। अंदर अविका जो कि बैठी हुई थी, इतनी रात को अपने रूम पर किसी की नोक की आवाज सुनकर खुद से ही बोली, इतनी रात में कौन होगा? उसने कम इन कहा तो अभिमन्यु अंदर आया और अभिमन्यु को रात में अपने रूम में देखकर अविका थोड़ी सी घबरा गई और वो तुरंत खड़ी हो गई, लेकिन अपनी हालत को देखकर वो तुरंत पीछे पलट गई, क्योंकि वो अभी ग्रीन कलर के लहंगे और ब्लाउज में थी और दुपट्टा उसका बेड पर फैला हुआ था। हाथों में मेहंदी लगी होने की वजह से वो अभी अपने हाथ से दुपट्टा उठाकर भी दुपट्टा नहीं उड़ सकती थी। अभिमन्यु आगे बढ़ा और उसने बेड पर से दुपट्टा उठाकर अविका को उड़ा दिया। ये देखकर अविका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो अपनी मुस्कुराहट छुपाकर अभिमन्यु की तरफ मुड़कर बोली, आप यहाँ इतनी रात को कुछ हुआ है क्या? कुछ चाहिए आपको? अभिमन्यु ने ना में सिर हिलाया और वो वही बेड पर बैठ गया। उसे अपने बेड पर इतने मजे से बैठते हुए देखकर अविका को थोड़ा अजीब लग रहा था। एक तो इतनी रात को अभिमन्यु उसके रूम में था, जिसकी वजह से अविका को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे अभिमन्यु को, क्योंकि उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। अभिमन्यु ने अविका को देखकर कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बाहर गार्डन की तरफ जा रहा था, मैंने तुम्हारे रूम को खुला देखा तो मैं तुम्हारे पास आ गया। वैसे तुमने अपने दरवाजा बंद क्यों नहीं किया? अविका ने अपने दोनों हाथों को अभिमन्यु के आगे कर दिया और बोली, मेरे हाथों में तो मेहंदी लगी थी तो फिर मैं दरवाजा कैसे बंद कर सकती थी? उसकी बात सुनकर अभिमन्यु ने कुछ नहीं बोला और वो उसे देखकर बेड पर बैठने के लिए बोला। अविका हिचकिचाते हुए अभिमन्यु से 2 हाथ की दूरी पर बैठ गई और ये देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर एक अजीब तरीके की मुस्कुराहट आ गई, जो कि अविका नहीं देख पाई थी। हालांकि उस मुस्कुराहट का मतलब समझ में भी नहीं आ रहा था, लेकिन अभिमन्यु को बहुत अच्छे से पता था अपनी मुस्कुराहट का मतलब। अभिमन्यु अविका की देखकर बोला, वैसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हमारी शादी इतनी जल्दी हो रही है और तुम मुझे इतने अच्छे से जान भी नहीं पाए हो, आगे चलकर तुम कोई दिक्कत ना हो। अविका बोली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मुझे पता है आप बहुत अच्छे हो। अविका की बात सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर एक शैतानी चमक आ गई और उसकी मुस्कुराहट अब और भी ज्यादा बड़ी हो गई। अशोक और राका दोनों वहां से सिंह विला में आ चुके थे। दोनों वहां से अभिमन्यु के बताए हुए रूम में आ गए, जो कि तेज ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि अभी सानिया सेकंड फ्लोर पर है। दरअसल सिंह विला में चाहे वो फर्स्ट फ्लोर के रूम हो या फिर सेकंड फ्लोर के रूम हो, दोनों ही फ्लोर के रूमों में रूम नंबर लिखे हुए थे ताकि किसी को भी कोई भी परेशानी ना हो। और इसी वजह से तेज को भी पता था कि सानिया अभी रूम नंबर 201 में है, क्योंकि जब तेज मानसी को अपने साथ लेकर जा रहा था तो मानसी ने जाते टाइम रूम का दरवाजा लॉक किया था और तभी तेज ने पीछे मुड़कर दरवाजे पर पड़े रूम नंबर को देख लिया था और उसने वही रूम नंबर लिखकर अभिमन्यु को मैसेज करके भेज दिया था। अशोक रूम में आया और साथ ही साथ राका भी। दोनों ने रूम को देखा तो उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा। दोनों सानिया को देखने लगे, दोनों को ही सानिया उस रूम में नहीं मिली और ये देखकर उन दोनों के चेहरे पर फिर से परेशानी की शिकंज आ गई, क्योंकि अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें और क्या नहीं, जबकि उनके बॉस ने बताया था कि सानिया रूम नंबर 201 में है। फिर सानिया को क्या धरती निगल गई या फिर आसमान खा गया, यही बात उन्हें परेशान कर रही थी। दोनों ही अभी परेशान होकर बैठ गए कि अचानक अशोक का अपने पैरों के नीचे कुछ फील हुआ। उसे देखा तो उसके पैर के नीचे एक हाथ था और ये देखकर वो तुरंत बेड से उछलकर नीचे कूद गया। तो नीचे झुककर देखा तो नीचे सानिया बेहोश पड़ी थी। सानिया को देखकर अशोक जल्दी से राका से बोला, राका ये देखो। सानिया राका अशोक की तरफ देखकर बोला, ये बेड के नीचे क्या कर रही है? अशोक बोला, वो सब बातें तुम छोड़ो, फिलहाल इन्हें जल्दी से बाहर लेकर चलो और इनका चेकअप करवाओ, वरना अगर अभिमन्यु बॉस को पता चला तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। उनकी बात सुनकर राका ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और दोनों ही ने सानिया को बेड के नीचे से बाहर निकाला और बेड के ऊपर लेटा दिया। अशोक बोला, राका जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो और डॉक्टर को घर के कपड़े पहनकर ही विला के अंदर आने के लिए कहा, ताकि कोई भी डॉक्टर को उसके कपड़े को देखकर पहचान ना सके कि वो एक डॉक्टर है और इससे किसको कोई दिक्कत भी नहीं होगी।
लगभग 10 मिनट के आसपास सिंह विला में एक लेडी डॉक्टर आई जिसने अभी नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। राका पहले से ही विला के दरवाजे पर उसे लेने के लिए पहुंच चुका था। लेडी डॉक्टर सानिया के रूम में आई और उसने सानिया का चेकअप किया। चेकअप करने के बाद वो अशोक और राका की तरफ देखकर बोली, देखिए इनकी दिमागी हालत पहले से ही ठीक नहीं है और अगर ये इसी तरीके से अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डालती रही तो ये पूरी तरह से पागल हो सकती है और हमें इन्हें मजबूरी में पागल खाना ले जाना पड़ेगा। तो प्लीज आप इनकी अच्छे से ख्याल रखिएगा। डॉक्टर गहरी सांस लेकर फिर से बोली, देखो फिलहाल तो इन्हें बेहोश किया गया है मगर इन्हें कोई भी चोट नहीं लगी है, ये सुबह तक होश में आ जाएगी। फिलहाल मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया नींद का, ये अभी नहीं उठेगी तो आप सुबह तक बेफिक्र रही है। कहकर वो लेडी डॉक्टर वहां से चली गई। सुबह के टाइम सिंह विला में आज अविका और अभिमन्यु की शादी थी और इस वजह से पूरे सिंह विला में चहल पहल का माहौल था। सारे लोग शादियों की तैयारियां में कर रहे थे। वही अविका अभी आराम से अपने रूम में सो रही थी। अचानक उसका रूम खुला और मानसी और तनुजा दोनों अविका के रूम में आई। दोनों ने जब अविका को इस तरह से आराम से सोते हुए देखा तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लगी। तनुजा अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली, ये भोली सी लड़की कभी नहीं सुधर सकती है, मतलब आज इसकी शादी है और ये यहाँ आराम से घोड़े बेचकर सो रही है। मानसी तनुजा की बात सुनकर हंसते हुए बोली, मुझे खुद को थोड़ा डाउट हो रहा है कि शादी के बाद अभिमन्यु का क्या होगा। उसकी बात सुनकर तनुजा भी हंसने लगी और वो अविका के पास जाकर उसके कान में जोर से चिल्लाते हुए बोली, अविका देख बाढ़ आ गई। वही अविका जो कि गहरी नींद में सो रही थी तनुजा की बात सुनकर बाढ़ आ गई कहकर चिल्लाने लगी और तुरंत बेड पर खड़ होकर कूदने लगी। उसे इस तरह से कूदते हुए देखकर मानसी की हंसी छूट गई और तनुजा और मानसी दोनों हंसने लगी। वही अविका जो कि अभी बाढ़ आ गई चिल्ला रही थी, जब उसके कानों में किसी की हंसने की आवाज पहुंची तो उसने अपनी आंखें खोली और अपने सामने मानसी और तनुजा को देखकर और उन्हें इस तरह हंसकर देखकर समझ गई कि अभी तनुजा ने उसे बेवकूफ बनाया है। वो बेड से नीचे कूदते हुए बोली, तनुजा की बच्ची तुझे शर्म नहीं आती है मुझे नींद से जगाते हुए? मेरी नींद की दुश्मन तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे नींद में जगाने की? हाँ, एक तो मैं वैसे ही अभिमन्यु की वजह से रात में सो नहीं पाई। उसका लास्ट वाले शब्द सुनकर मानसी और तनुजा जोर से चिल्लाते हुए बोली, क्या? वही अविका ने देखा कि अभी उसने फ्लो में कुछ गलत बोल दिया है तो वो चुपचाप बैठ गई। तनुजा उसके पास आकर बोली, अविका मुझे बता कि अभिमन्यु जीजू ने तुझे क्यों नहीं सोने दिया? क्या अभिमन्यु जीजू तेरे रूम में थी? क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी यार, तुम्हारी शादी को सिर्फ एक ही दिन तो रह गया था तो शादी के बाद वो सब कुछ कर लेती। तनुजा के अनाप शनाप बातें सुनकर अविका उसके सिर पर मारते हुए बोली, पागल लड़की ये क्या सोच रही है तू? हाँ, दिमाग खराब हो गया तेरा क्या? आई मीन रात में अभिमन्यु मेरे रूम में आए थे और उनकी और मेरी बातें हुई थी सिर्फ नॉर्मल ही और कुछ देर बाद में वो वापस अपने रूम में चले गए, पर जब वो मेरे रूम में आए थे तब मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी पर मैं उनके सामने सोई नहीं और जब वो चले गए तो मेरी नींद उड़ गई। बहुत कोशिश के बाद 1-1.5 घंटे बाद मुझे नींद आई इसलिए मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई। उसकी बात सुनकर मानसी और तनुजा दोनों ने गहरी सांस ली। मानसी बोली, ओके अब तो तुम्हें फ्रेश हो जाना चाहिए, ऑलरेडी सुबह के 8:30 बज चुके हैं और तुम्हारी शादी का मुहूर्त 11:00 बजे का है, वैसे अपने हाथ की मेहंदी दिखाओ। अविका ने मानसी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराते हुए अपने हाथों को आगे कर दिया। अविका के हाथों की मेहंदी को देखकर तनुजा और मानसी दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मानसी अपने मन में बोली, मन्यु देखो तुम्हारी वाइफ के हाथों में कितनी खूबसूरत मेहंदी रची है। तुम्हारा प्यार कभी कम नहीं हुआ, ना वो पहले कम था और ना ही वो अब कम है। फर्क बस इतना है कि इस जन्म में मैं और अविका दोनों अलग अलग हैं और इस जन्म में अभिमन्यु अविका का और अविका अभिमन्यु की रहेगी और इन दोनों के बीच कभी भी कोई तीसरा इंसान नहीं आएगा। तनुजा अविका के कंधे पर हल्के से मारते हुए बोली, आय हाय क्या बात है, अब अभिमन्यु जीजू तुझसे बहुत प्यार करते हैं, देख तभी तो तेरी मेहंदी का रंग कितना ज्यादा गहर है, नजर ना लगे तुझे मेरी, कहकर वो उसकी नजर उतारने लगी। अविका उसकी हरकतों को देखकर उसके सिर पर हल्की सी चपत मारते हुए बोली, मेरी अम्मा नानी ठीक है, नहीं लगेगी मुझे तेरी नज़र, फिलहाल तो 8:30 बज चुके हैं, मुझे भी फ्रेश होने जाना है, कहकर वो वहां से डायरेक्ट बाथरूम में चली गई। सुबह के 10:20 अभिमन्यु अपनी शेरवानी के बटन लगा रहा था और उसके कानों में अभी ईयरफोन लगी हुई थी जिसकी वजह से वो अभी आराम से अपनी ब्लूटूथ के जरिए बात कर रहा था। उसने अभी लाइव पिंक कलर और वाइट कलर की शेरवानी पहनी हुई थी जिसकी वजह से वो अभी बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर कोई भी हो बता सकता था कि वो अभी बहुत गुस्से में है। उसकी आंखें गुस्से की वजह से लाल हो चुकी थी और उसकी हाथों की नसें साफ साफ दिख रही थी। वो गुस्से में अपने मैनेजर अशोक को डांटते हुए बोला, जब तुम्हें कल सानिया मिल गई थी तो तुमने उसे विला में ही क्यों रखा, ओबरॉय विला क्यों नहीं लेकर गए?
अशोक घबराते हुए बोला बॉस, क्योंकि वो बेहोश थी और डॉक्टर ने बताया था कि सानिया को सुबह तक होश नहीं आएगा, इसलिए हम उसे ओबरॉय विला लेकर नहीं गए। पर जब हम सुबह रूम में आए तो रूम में सानिया नहीं थी। हमने पूरा सेकंड फ्लोर को देख लिया पर वो हमें कहीं नहीं मिली। पता नहीं सानिया कहाँ चली गई है। अभिमन्यु चिल्लाते हुए बोला, वो किसी भी हालत में मुझे शादी के मंडप से पहले पहले कैद में चाहिए, वरना मैं तुम दोनों की जान ले लूंगा। कहकर उसने कॉल काट दिया। उसने अपनी शेरवानी को ठीक किया और उसने तुरंत वैभव के लिए कॉल किया। वैभव कॉल उठाते हुए बोला, हाँ भाई। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु बोला, सानिया फिर से रूम से भाग चुकी है और वो अभी सिंह विला में है। वो कभी भी मंडप तक पहुंच सकती है और अगर वो मंडप तक आई तो जरूर वो अविका को नुकसान पहुंचाएगी। तुम उसे मंडप से पहले ही पहले अपने कैद में कर लोगे। वो मंडप तक नहीं पहुंची चाहिए, पूरा विला छान लो, पर वो शादी से पहले पहले मुझे अपनी कैद में चाहिए। मुझे नहीं पता, ये तुम और देवांश, अशोक और राका के ऊपर है। मैंने तुम चारों पर ये काम सौंपा है। मेरे मंडप से जाने से पहले मुझे सानिया अपने कैद में चाहिए, क्योंकि मैं अविका के ऊपर कोई खतरा नहीं आने दे सकता हूँ, समझे तुम लोग। मानसी सुबह से ही बहुत परेशान थी, क्योंकि जब से वो सुबह सोकर उठी थी तब से तेज उससे बार बार सानिया के बारे में क्वेश्चन कर रहा था और इसलिए वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी कि आखिर वो तेज को ऐसा क्या जवाब दे कि तेज उससे दोबारा क्वेश्चन ना पूछे। और इसीलिए मानसी ने बोल दिया कि उसने सानिया के हाथ में चाकू देखा था और वो किसी को मारने जा रही थी रास्ते में, पर सेकंड फ्लोर पर वो उससे टकरा गई थी और इसी वजह से उसका और सानिया का झगड़ा होने लगा। लेकिन तेज था कि उसके जवाबों को सुनकर भी अनसुना कर रहा था। हालांकि मानसी ने दर्द का बहाना बना दिया था, जिसकी वजह से तेज ने दोबारा उससे कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मांगा था। लेकिन तेज अभी भी रूम में बैठे हुए मानसी को घूर रहा था और उसने मानसी को रूम से ज्यादा बाहर जाने नहीं दिया था, जिसकी वजह से मानसी खुद ही बोली, हद होती है। मतलब यार, जब से यहाँ आए हूँ तब से तेज नाम की बला मेरे पीछे पड़ चुकी है। पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा गलत काम किया था जिसकी सजा मुझे इस टाइम मिल रही है। सीरियसली, मुझे अभिमन्यु की शादी की रस्मों को सही से देखने तक का मौका नहीं मिल रहा है। छोटी सी नायरा एक मेड के साथ वहां रूम में आई तो उसे देखकर मानसी के चेहरा खिल उठा। वो जल्दी से नायरा के पास आकर बोली, नायरा बेबी, आपको मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आई? पता है मैंने आपको बहुत बहुत जल्दा मिस किया। नायरा मानसी के गले मिलकर उसके कान में हल्के से बोली, मुझे पता है आपने मुझे क्यों मिस किया। मानसी ने नायरा की बात सुनकर उसके चेहरे की तरफ देखा और अपनी आंखों से क्या है का इशारा किया। नायरा फिर से मानसी के कान में हल्के से बोली, क्योंकि डैड को किसी से बात करने से कोई मतलब नहीं है, उनके साथ तो हर कोई बोर होने लगता है। वो ऐसे ही हमेशा अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ बैठे रहते हैं, तभी तो उनके आसपास के लोगों से बोर होने लगते हैं। वो क्या है ना कि मेरे डैड 90 के हैं ना, इसलिए वो हमारी तरह 20 के नहीं हैं। नायरा की बात सुनकर मानसी जोर जोर से हंसने लगी और वो हंसते हुए तेज को देखने लगी। तेज सच में अभी अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ बैठा हुआ था, जिसकी वजह से उसे देखकर मानसी को और भी ज्यादा हंसी आ रही थी। वही नायरा भी अपने मुंह पर हाथ रखकर हल्के हल्के से मुस्कुरा रही थी। वही तेज, जो कि अभी अपने काम में बिजी था, जब अचानक उसके कानों में मानसी की हंसने की आवाज आई तो वो अपनी नजर उठाकर मानसी को देखने लगा। उसकी नज़र मानसी के चेहरे पर रुक गई। वो नायरा के पास आकर बोला, अब आप जाओ, मैं और आपकी बेस्टी कुछ देर बाद में आ रहे हैं। नायरा ने हाँ में सिर हिलाया और वो वहां से मेड के साथ चली गई। वही मानसी नायरा को रोकने को हुई कि अचानक तेज ने मानसी को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और एक हाथ से दरवाजे को लॉक कर दिया। मानसी, जो कि अभी तक हंस रही थी, अब उसके चेहरे पर घबराहट आ गई। वो तेज से अलग होने की कोशिश करने लगी, पर तेज ने मानसी को काफी अच्छे से पकड़ लिया था। तेज उसके बालों को उसके कान के पीछे करके हल्के से बोला, क्यों बहुत जल्दा हंसी आ रही थी तुम्हें? मानसी ने जल्दी से न में सिर हिला दिया और वो उससे दूर होते हुए हिचकिचाते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही हंस रही थी, मैं आपको देखकर नहीं हंस रही थी, सच्ची। तेज ने उसकी कमर को पकड़कर अपने और भी ज्यादा पास खींच लिया, जिससे मानसी को सच में अभी बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी फीलिंग को कैसे रोके। तेज जिसकी हाइट 6 फुट की और मानसी जिसकी हाइट 5 फीट 4 इंच थी, जिसकी वजह से तेज हो अभी झुकना पड़ा था। मानसी के चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिख रही थी। तेज उसके चेहरे पर से पसीने की बूंद को अपने हाथ पर लेते हुए बोला, मेरे पास आने से तुम्हें इतना डर लगता है? मैं तुम्हें क्या कोई भूत वगैरह दिखता हूँ? मानसी ने जल्दी से न में सिर हिला दिया और वो घबराते हुए बोली, नहीं नहीं, बल्कि आप तो उससे भी बड़े वाले हो। उसकी बात सुनकर तेज अपनी आंखें छोटी करके उसे देखने लगा तो मानसी को ध्यान आया कि अभी उसे जल्दी जल्दी में क्या बोल दिया है, तो वो घबराते हुए जल्दी से अटक अटक कर बोली, अरे नहीं, वो तो मेरे मुंह से गलती से निकल गई, सॉरी, मैं आपको बुरा नहीं कह रही हूँ, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, तभी तो आप इंडिया के पीएम हो।
तेज ने मानसी को कुछ भी नहीं कहा और आगे बढ़कर उसके माथे पर किस कर दिया। वही जब तेज ने उसे किस किया तो मानसी को बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। उसके हाथ जो कि तेज की चेस्ट पर रखे हुए थे और अभी मुठिया भींच हुई थी, लेकिन अब उसकी हाथ की पकड़ ढीली हो गई और उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ देर बाद जब उसे महसूस हुआ कि तेज अभी उससे दूर हो गया है तो उसने अपनी आंखें खोली तो देखा तेज जो कि उसे ही देख रहा था। तेज उसे देखते हुए बोला, जाओ जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ, और हाँ मैंने ऑलरेडी मेड को बुला लिया, वो तुम्हारी मदद कर देगी। मानसी ने हाँ में सिर हिलाया और वो तुरंत बाथरूम में भाग गई, क्योंकि जिस तरह से अभी तेज ने उसके माथे पर किस की थी उसे बहुत अजीब लग रहा था तेज के सामने जाते हुए, और उसे खुद भी समझ में नहीं आता कि उसे अभी कैसी फीलिंग आ रही है। लेकिन उसके मन में काफी सवाल भी आ रहे थे। जब तेज उसे किस कर रहा था तो उसने उसे रोका क्यों नहीं, क्यों उसने तेज को पास आने दिया। जब तेज उसके पास आया तो क्यों वो उसे रोक नहीं पाए, और इन सब सवालों के जवाब मानसी के पास थे। अब आगे अविका ने अभी में खुद को देख रही थी। उसने अभी लाइट पिंक कलर का बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा पहना हुआ था। उस लहंगे की कढ़ाई राजस्थानी थी और इसी वजह से उसने अपने लहंगे की मैचिंग की राजस्थानी ज्वेलरी पहनी हुई थी, जिसमें अविका बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने बहुत ही ज्यादा लाइट मेकअप किया था और लाइट मेकअप के बावजूद भी वो सुंदर लग रही थी। उसने अपने माथे पर बड़ी ही खूबसूरत सी बंदी लगाई थी जो कि उसकी लहंगे की मैचिंग की थी। फुल ब्राइडल मेकअप में अविका बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखें अभी नम थी। अचानक उसका दरवाजा नॉक हुआ। उसने जल्दी से अपने आंखों में नमी थी उसे पूछा और इस तरह से साफ किया ताकि उसका मेकअप खराब ना हो, और वो दरवाजा खोलने के लिए चले गए। उसने जब दरवाजा खोला तो बाहर कार्तिक खड़ा था। अपने भाई को देखकर अविका के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। अविका ने जल्दी से कार्तिक को अपने गले से लगा लिया और उसके माथे पर हल्की सी किस करते हुए बोली, किट्टू तूने मेरी शादी की सारी रस्में मिस कर दी है और तू अब आ रहा है ना, ये गलत बात है। मैं तेरी इकलौती बड़ी बहन हूँ और तूने मेरी ही शादी की रस्म अटेंड नहीं की। किट्टू ने अविका के हाथों को पकड़ और उसे लेकर बेड पर बैठ गया। वो उसके गालों पर हाथ रखकर बोला, अरे मेरी दीदी, आपको तो पता है कि मेरा अभी जल्दी में ही एडमिशन हुआ है, इसकी वजह से मुझे कुछ दिन तो स्कूल में क्लास लेना जरूरी था ना, और फिर आज फाइनली मैं आ तो गया हूँ ना आपकी शादी में, वरना मेरा तो मन बिल्कुल भी नहीं था कि मैं इस घर में दोबारा कदम भी रखूँ। और आप तो जानती हो ना कि मैं ये सब बोल रहा हूँ। उसका गला भर गया था जिसकी वजह से वो दोबारा नहीं बोला और वो अविका के गले लग गया। उसे इस तरह हंसते हुए से रोते हुए देखकर अविका का दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि उसकी शादी के बाद किट्टू तो अकेला पड़ जाएगा। शादी हो जाने के बाद वो भी चली जाएगी और संजय जी को तो वैसे ही टाइम नहीं मिलता है, वो खुद का ख्याल रख ले, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हॉस्पिटल की काम की वजह से उन्हें ढंग से खाने तक का टाइम नहीं मिलता था। तो फिर वो किट्टू का ख्याल कैसे रख सकते थे, और फिर छोटा सा किट्टू खुद को कैसे संभालेगा। और इसी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था कि क्यों किट्टू की मॉम सरोज ने ये सब किया। गार्डन में शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। बहुत ही सुंदर तरीके से गार्डन में मंडप को सजाया गया था और मंडल को भी पिंक और व्हाइट कलर के फूलों से डेकोरेट किया गया था, और वहां आए हुए सारे लोगों ने भी ब्लैक और रेड कलर की थीम में कपड़े पहने हुए थे, जिसकी वजह से वो सब लोग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और क्यूट लग रहे थे। अभिमन्यु जाकर मंडल में बैठ गया था और पंडित जी शादी के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। 10 मिनट के बाद पंडित जी बोले, दुल्हन को लेकर आओ। संजय जी ने कहा, जी पंडित जी, कहकर वो तनुजा और मानसी की तरफ इशारा कर दिया। तनुजा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और वो दोनों वहां से डायरेक्ट अविका के रूम में आ गई। मानसी ने जब अविका को देखा तो उसकी आंखों में एक बूंद आंसू निकलकर उसके गालों पर बह गए। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए खुद को संभाला और वो भी तनुजा के साथ रूम में आ गई। तनुजा अविका को देखकर बोली, अविका मुझे सिर्फ एक बात बता, तू सच में इतनी ज्यादा खूबसूरत थी या फिर हमेशा अपने चेहरे पर मेकअप लगाकर घूमती रहती थी, क्योंकि आज तो तूने मुझे हिला ही दिया। तुझे पता भी है कि तू आज बहुत ज्यादा ही खूबसूरत और प्यारी लग रही है। देखना अभिमन्यु जीजू तेरे को देखकर ही तुझ पर फिदा हो जाएंगे। अविका तनुजा की बात सुनकर खड़ी हो गई और वो तुरंत उसके गले लग गई। उसे इस तरह देखकर तनुजा की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो फिर भी खुद को शांत करते हुए बोली, अरे यार, मैं इतनी देर से खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी ताकि मेरा मेकअप खराब ना हो जाए, लेकिन जब तू ऐसा करेगी तो फिर मैं खुद को कैसे संभाल पाऊंगी। देख, शांत हो ना यार। अविका तनुजा को देखकर बोली, बहुत याद आएगी तेरी, हम दोनों ने हमेशा हर एक पल को साथ में एंजॉय किया था, हर एक सुख दुख में हमेशा साथ रहे, और आज मेरी शादी हो रही है, सब कुछ बदल जाएगा तनुजा, सब कुछ कहकर वो उसके गले मिलकर रोने लगी।
तनुजा, जिसने खुद को बहुत मुश्किल से शांत किया था, वो भी उसके गले मिलकर खुद भी रोने लगी। दोनों को इतना इमोशनल देखकर मानसी उसके पास में आते हुए बोली, कुछ नहीं बदलेगा अविका, हाँ थोड़ी सी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आ जाएगी, लेकिन देखना तुम्हारी लाइफ में पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बन जाएगी। अभिमन्यु बहुत अच्छा है, वो तुम्हारी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता है। और फिर बात नहीं तुम्हारी दोस्त की, तो वो कौन से दूर जा रही है, जब भी याद आए तो तुम उसे कॉल कर लेना, वो तुमसे मिलने आ जाएगी या फिर तुम उससे मिलने चली जाना। और वैसे भी अभी तो तुम्हें अपनी आगे की स्टडी भी तो कंप्लीट करनी है, स्टडी भी तो तुम करोगी तो अपनी फ्रेंड के साथ ही, तो कॉलेज में कभी भी तुम दोनों मिल सकती हो। लेकिन अगर तुम दोनों इसी तरह से इमोशनल होती रही तो पंडित जी खुद ही यहाँ पर आकर बोलेंगे, बेटा एक काम करते हैं, यही शादी कर देते हैं, नीचे में जाने की जरूरत ही नहीं है। उसकी बात सुनकर तनुजा और अविका दोनों शांत हो गई। रोने की वजह से अविका की आंखें लाल हो चुकी थी, उसका थोड़ा सा काजल भी फैल गया था। तनुजा अविका को देखते हुए बोली, ले कर दिया ना तूने खुद का भी और मेरा भी मेकअप खराब, क्या जरूरत थी इस तरह से रोने की। हाँ नहीं तो वो तो मानसी ने मुझे और तुझे समझा दिया, वरना तेरा तो मकसद ही था कि मुझे चुड़ैल बनाकर अपनी शादी में ले जाती, ताकि जब भी तू अपनी शादी की फोटो या वीडियो देखती तो मुझे चुड़ैल की तरह देखकर मेरा मजाक बनाती। तनुजा की बात सुनकर अविका और मानसी दोनों के चेहरे पर हंसी आ गई। वही किट्टू मुंह बनाते हुए बोला, तुम दोनों को आए हुए 3 मिनट से भी ज्यादा हो चुके हैं। पंडित जी ने बोला था कि दुल्हन को लेकर आओ, ये नहीं बोला था कि दुल्हन के साथ खुद भी वही रुक जाओ। अब मेरी दीदी का मेकअप जल्दी से सही करो, उन्हें मंडप लेकर चलो, वरना पता चले ये दीदी मानसी जो बोल रही है वो सच हो जाए। मानसी ने अविक का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाकर ड्रेसिंग टेबल की चेयर पर बैठा दिया और उसका मेकअप भी सही करने लगी। वही जिस तरह से मानसी ये सब कर रही थी, अविका को ऐसा लग रहा था जैसा कोई उसका अपना उसके साथ ये सब कर रहा हो। पता नहीं क्यों वो जब भी मानसी से मिलती थी उसे अपनी जैसी फीलिंग आती थी, उसे मानसी के अंदर से बहुत अच्छी वॉइस आती थी, जिसकी वजह से वो समझ चुकी थी कि मानसी दिल से बहुत अच्छी लड़की है। भले ही उसकी मुलाकात मानसी से अभी जल्दी में ही हुई थी, उसे लग ही नहीं रहा था कि वो मानसी से अभी जल्दी में ही मिली हो। उसे ऐसा लगता था जैसे मानसी को भी उसकी फ्रेंड तनुजा की तरह बचपन से जानती हो। वही मानसी आराम से उसका मेकअप करने लगी। 3-4 मिनट के बाद वो बोली, लो हो गया तुम्हारा मेकअप सही, अब चलो भी जल्दी से, कहकर उसने अविका के दुपट्टे को सही कर दिया और उसकी आंखों तक रुपटा डाल दिया, जिसकी वजह से अब उसके लिप्स और हल्की सी नाक दिख रही थी। किट्टू ने अविका का हाथ पकड़ा और बोला, चलो दीदी। मानसी और तनुजा ने एक दूसरे को देखा और हल्के से मुस्कुरा दिया। वो सब लोग रूम से बाहर ही निकले थे कि उन्होंने देखा कि संजय जी भी रूम की तरफ से आ रहे थे। संजय जी अविका की तरफ देखकर बोले, बेटा कब से पंडित जी तुम्हें नीचे मंडप में बुला रहे हैं और ये दोनों लड़कियां भी तुम्हें बुलाने की जगह खुद ही यहाँ आकर बैठ गई। अविका ने जैसे ही अपने पापा की आवाज सुनी, उसने अपने चेहरे से घूंघट उठाकर अपने पापा को देखा। अपने पापा को देखकर वो तुरंत संजय जी के गले मिल गई। संजय जी ने उसके सिर पर हाथ फिराते हुए बोला, बेटा रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और तुम तो मेरी बहादुर शेरनी हो ना, मैंने तुम्हें हमेशा बहादुरी से हर काम को करते हुए देखा है, तो तुम ये काम भी काफी अच्छे से करोगी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब चलो, वरना पता चले कि अभिमन्यु भी यही आकर बोले, यही शादी कर लेते हैं। उनकी बात सुनकर तनुजा, मानसी और किट्टू तीनों जोर जोर से हंसने लगे। अविका के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। सबको ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर संजय जी बोले, क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो तुम सब लोग ऐसे हंस रहे हो। मानसी बोली, अरे अंकल जी आपने कुछ भी नहीं बोला, फिलहाल जल्दी से अविका को मंडप में लेकर चलो, वरना अभिमन्यु कहीं सच में अविका खुद ही लेने ना जाए। उसकी बात सुनकर सब ने हाँ में सिर हिलाया। अविका ने एक तरफ से किट्टू का हाथ पकड़ा और दूसरी तरफ से अपने पापा संजय जी का हाथ पकड़कर मंडप की तरफ जाने लगी। अब आगे तनुजा को कॉल आ गया तो वो फोन पर किसी से बात करने चली गई। वही मानसी ने अविका को मंडप में बैठा दिया और वो वहां से दूर जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, वो अभिमन्यु को देख रही थी, जिसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर किसी को समझ में भी नहीं आ रहे थे, लेकिन वो इतना तो जरूर समझ सकती थी कि अभिमन्यु अभी बहुत खुश है। भले ही उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन देखकर कोई समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मानसी तो अभिमन्यु को बहुत अच्छे से जानती थी। इनफैक्ट वो तो अभिमन्यु से बहुत प्यार भी करती थी। वो खुद से ही बोली, अगर भगवान ने मुझे अभिमन्यु का प्यार नहीं दिया होता तो मुझे पता भी नहीं चल पाता कि कोई इंसान इतना भी ज्यादा अच्छा और केयरिंग कैसे हो सकता है। अभिमन्यु बहुत अच्छा इंसान है, भगवान जी उसे हमेशा खुश रखना। वो कभी भी अविका के प्यार के लिए तरसना नहीं चाहिए। अविका उसे बहुत प्यार करे, जिसके लिए वो पिछले जन्म में बहुत तड़पा था, उसे बुद्धि देना। भगवान जी इस बार आप कुछ भी गलत मत करना, इस बार मेरे अभिमन्यु को खुशियां दे देना, कहकर वो 2 सेकंड रुककर फिर खुद को सही करते हुए बोली, नहीं अभिमन्यु हमेशा से सिर्फ अविका का ही था और इस बार अविका और अभिमन्यु को अलग मत करना।
पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए बोले, कन्या का हाथ वर के हाथ में दीजिए। तो अनाया जल्दी से मंडप में गई और उसने अविका का हाथ मुस्कुराते हुए अपने भाई के हाथों में रख दिया और बोली, लो हो गया पंडित जी, आप प्लीज जल्दी से भैया और भाभी की शादी करवा दीजिए। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और वो शादी के मंत्र पढ़ने लगे। वही दूर खड़ी सानिया अभी पता नहीं कैसे पर उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। उसने एक साड़ी डाल रखी थी जो कि देखने में ऐसी लग रही थी जैसे वो साड़ी किसी मेड की है, क्योंकि साड़ी बहुत ही ज्यादा सिंपल थी और उसने उस साड़ी से अपना मुंह भी कवर कर लिया था। बस उसकी आंखें ही दिख रही थी और उन आंखों में मंडप की तरफ देखकर एक अजीब सी चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बड़ा करने वाली हो, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक साफ साफ दिख रही थी। वो मंडप में बैठे हुए अभिमन्यु और अविका को दूर से ही देखकर बोली, बस कुछ देर और। मंडप से थोड़ी दूरी पर एक औरत बैठी हुई थी जिसकी उम्र यही कोई 48 से 50 साल की होगी। कपड़े से वो देखने में काफी रईस लग रही थी। उसके कपड़े और उसके पहनावे से ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी घमंडी भी होगी और इसी वजह से घमंड उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। वो औरत अपने पास में बैठी हुई लड़की की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए बोली, सृष्टि, एक तो अगर ये लड़की बीच में नहीं आती तो आज अभिमन्यु के साथ मंडप में तू बैठी होती और पैसों में खेलती। पता नहीं ये लड़की बीच में कहाँ से आ गई। उस औरत ने मंडप में अविका की तरफ देखते हुए नफरत भरी आवाज में अपने पास में बैठी सृष्टि से कहा। सृष्टि जो कि अभिमन्यु की बुआ की बेटी थी, जिसने अभी पार्टीवेयर शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे जो कि शुरू होने से पहले ही खत्म हो रहे थे। उसने काफी ज्यादा हाई मेकअप किया हुआ था जिसमें वो काफी अच्छी भी लग रही थी, पर उसके चेहरे पर देख रहे घमंड की वजह से कोई भी इंसान उससे बोलने से कतराता जरूर। सृष्टि अपनी तीखी सी जुबान में अपने पास में बैठी औरत से बोली, काम डाउन मॉम, भले ही अभिमन्यु इस दो कौड़ी की लड़की को ओबरॉय परिवार में लेकर आ रहा है, पर जब तक हम दोनों वहां रहेंगे मैं इस लड़की को चैन से जीने नहीं दूंगी, क्योंकि इसने सृष्टि तिवारी की जगह छीनी है और सृष्टि तिवारी अपनी जगह इतनी आसानी से किसी को नहीं देती है, और अगर कोई उसकी जगह छीना भी चाहे तो सृष्टि तिवारी वो नागिन है जो सामने वाले को 10-10 कर मार देती है। रीता तिवारी अभिमन्यु की बुआ और तिवारी इंडस्ट्री की मालकिन। हालांकि इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, पर फिर भी ये हमेशा से ओबरॉय फैमिली को अपने इशारों पर नाचना चाहती थी, लेकिन अभिमन्यु के वजह से ये ओबरॉय फैमिली के मामले में बोल भी नहीं सकती हैं और इसी वजह से ये अपनी बेटी सृष्टि की शादी अभिमन्यु ओबरॉय से करवाना चाहती थी, ताकि ये ओबरॉय फैमिली को भी अपने इशारों पर नाचा सके, क्योंकि अभिमन्यु जो भी बोलता था ओबरॉय फैमिली में वही होता था। अभिमन्यु ने ना तो अपने पापा की कभी सुनी थी और ना ही वो किसी और की सुनना पसंद करता था। अभिमन्यु वही करता था जो उसका मन होता था, और इन सब में अगर कोई बोल सकता था तो सिर्फ अभिमन्यु की मां पायल ओबरॉय थी, जो कि अभिमन्यु के कोई भी काम के बीच में बोल सकती थी। और अभिमन्यु ओबरॉय अपनी मॉम पायल ओबरॉय को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, और अगर पायल ओबरॉय कुछ कहती भी थी तो अभिमन्यु उनकी बात मान जाया करता था। इसके सिवाय अभिमन्यु ओबरॉय कभी भी किसी से नहीं बोलता था और ना ही कोई उसके बात को बीच में काट सकता था। इसलिए आज रीता तिवारी को आज अविका को देखकर नफरत हो रही थी। पंडित जी ने हवन के लिए हवन की सामग्री को उठाकर हवन के पास में रख दिया और मंत्र के साथ जैसे ही सामग्री को उठाकर हवन में अपनी मुट्ठी भरकर हवन की सामग्री को डाला, अचानक बहुत ही तेजी से आग की लपेट निकली और ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। वहीं पास में बैठे अभिमन्यु जो कि बहुत ही ध्यान से हवन को देख रहा था, उसने तुरंत एक्शन ले लिया और अविका को अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में छुपाकर खुद भी पीछे को हट गया। वही हवन की आग इतनी ऊंची तक गई कि वो आग मंडप के कपड़ों में लग गई और धीरे धीरे देखते पूरे मंडल में फैल गई। अचानक 30 सेकंड में ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ में मौका ही नहीं मिला, और जब तक सबको समझ में आया तब तक पूरे मंडल में आग ही आग फैल चुकी थी और मंडप के अंदर सिर्फ अभिमन्यु और अविका ही रह गए थे, जिसकी वजह से मंडप के बाहर बैठे लोग बहुत ही ज्यादा घबरा चुके थे। बॉडीगार्ड ने आग को देखकर तुरंत एक्शन लिया और वो आग को बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन अचानक लगी आग की वजह से कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। वही अभिमन्यु ने तुरंत वैभव की तरफ इशारा कर दिया, जो कि अभिमन्यु का इशारा वैभव ने तुरंत समझ लिया और अपने पास में खड़े राका की तरफ देखकर बोला, राका, सारिका जरूर यही कहीं पर है, पकड़ो उसे, और ये काम जरूर उसी ने किया होगा क्योंकि वो अविका के पीछे पड़ है। इससे पहले सारिका कुछ और गलत करे, कुछ भी हो, लेकिन सानिया को ढूंढ लो ताकि वो अविका को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए, उससे पहले उसे ढूंढो। राका ने हाँ में सिर हिलाया और वो सानिया को ढूंढने लगा, साथ ही साथ कुछ बॉडीगार्ड भी सानिया को ढूंढने लगे। अविका जो कि बहुत ही ज्यादा डर गई थी और आग की वजह से उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ साफ दिखने लगी थी। उसने देखा आग अभिमन्यु की पगड़ी में लग चुकी है और ये देखकर उसने जल्दी से अभिमन्यु की पगड़ी को निकाल कर फेंक दिया और अभिमन्यु को धक्का मारा, जिसकी वजह से अभिमन्यु मंडप से बाहर जाकर गिरा गया। उसे ये बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अपनी जान बचाने से पहले अविका उसकी जान बचाएगी। जब वो बाहर आकर गिरा, उसने अपनी आंखों को जोर से भींच लिया और अपनी मुट्ठियों को जोर से बंद कर लिया।
उसने अपनी मुट्ठी को इतनी देर से भींचा था कि उसकी हाथों की नसें साफ साफ दिख रही थी। उसने अपनी आंखों को खोला तो उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसने मंडप में आग की लपटों में अविका को देखा जो कि चारों तरफ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मंडप में अभी आग चारों तरफ फैल चुकी थी। मानसी जो कि अभी मंडप के पास में ही खड़ी हुई थी, वो मंडप में फंसी अविका को देखकर जल्दी से मंडप में जाने के लिए भागी कि अचानक एक हाथ ने उसे अपनी तरफ पकड़कर खींच लिया, जिसकी वजह से मानसी अपने पीछे खड़े हुए इंसान से टकरा गई। तेज उसकी तरफ देखकर बोला, तुमने अपनी हालत को देखा है जो तुम अभी अविका को बचाने जा रही थी। तनुजा अविका की तरफ देखकर डरते हुए बोली, लेकिन अविका अभी आग में फंसी हुई है और अगर किसी ने उसे आग से बाहर नहीं निकला तो उसको चोट लग सकती है, वो जल सकती है। प्लीज मुझे जाने दीजिए, अविका को अभी किसी की मदद की जरूरत है। तेज ने मानसी का चेहरा पकड़कर सामने कर दिया। मानसी ने जब सामने देखा तो वहां पर अभिमन्यु खंडा हुआ था। अभिमन्यु ने अपने गले में पड़ी हुई माला को निकाल कर फेंक दिया और खुद भागते हुए मंडप के अंदर चला गया और ये देखकर मानसी और पायल दोनों की चीख निकल गई। अभिमन्यु अब आगे अविका की चुनरी में आग लग चुकी थी, बट ये बात अविका को नहीं पता थी। वो वैसे ही चारों तरफ आग देखकर बहुत ज्यादा डर चुकी थी, क्योंकि अब लगभग आग पूरे मंडप में हर जगह फैल चुकी थी और इसके वजह से अविका को बहुत डर लग रहा था। वही अभिमन्यु ने अपने बॉडीगार्ड के हाथों से कंबल लिया और उसे ओढ़कर जल्दी से मंडप के अंदर आया। उसने अविका की चुनर को उसके सर से अलग कर कर फेंक दिया, जिसमें कि आग लग चुकी थी। वही अविका के चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ साफ दिख रही थी। आग की लपटें बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी और अविका इसी वजह से बेहोश होकर जैसे ही नीचे गिरने को हुई थी, अभिमन्यु ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया और उसे कंबल उड़ाकर जल्दी से मंडप के बाहर आ गया। वो जैसे ही मंडप के बाहर आया, अचानक पूरा मंडप जमीन पर गिर गया और हर जगह धूल ही धूल हो गई थी। बॉडीगार्ड ने मंडप के आसपास के सारे लोगों को पहले ही हटा दिया था। अभिमन्यु वहां से अविका को लेकर जल्दी से अविका के रूम में आ गया, साथ ही साथ बाकी लोग भी जल्दी से अभिमन्यु के साथ अविका के रूम में आ गए। संजय जी ने जल्दी से अविका का चेकअप किया। पायल ओबरॉय अविका को देखकर बोली, मिस्टर सिंह अविका कैसी है? संजय जी बिना किसी एक्सप्रेशन के अभिमन्यु और पायल की तरफ देखकर बोले, तेज आग की वजह से अविका बेहोश हो गई है, लेकिन कुछ घंटे बाद इसे होश आ जाएगा, कहकर वो सबको देखने लगे। रीता तिवारी अभिमन्यु को देखकर बोली, मुझे तो लगता है कि तुम्हें इस लड़की से शादी ही नहीं करनी चाहिए। देखो तो अपनी शादी हुई नहीं, लेकिन अब शगुन पहले होने लगे। वो पायल को देखकर अपनी तीखी आवाज में बोली, भाभी खुदा ना खस्ता, अगर शादी के बाद अभिमन्यु को कुछ हो गया तो अरे मैं तो बस बहुत हुआ। अब एक शब्द और नहीं, अचानक पूरे रूम में अभिमन्यु की कड़क आवाज गूंज उठी, जिससे रीता बुआ जो कुछ कह रही थी वो शब्द उनके गले में ही रह गए। अभिमन्यु अपनी लाल आंखों से रीता तिवारी को घूरते हुए बोला, मुझे लगता है कि आपको बाहर होना चाहिए। ये मेरा फैमिली मैटर है और आप ओबरॉय फैमिली का फैमिली मेंबर्स नहीं हो, तो मुझे लगता है कि आप और आपकी बेटी दोनों को बाकी सारे लोगों की तरह बाहर जाकर बैठना चाहिए। सृष्टि तिवारी अभिमन्यु को देखकर बोली, ऐसे कैसे? मेरी मॉम ओबरॉय फैमिली का हिस्सा नहीं है, वो ओबरॉय फैमिली की इकलौती बेटी है और इस नाते वो ओबरॉय फैमिली का हिस्सा है और उनको पूरा हक है कि वो अपनी बात कह सके। और वैसे भी अभी तक तुम्हारी शादी इस लड़की से हुई नहीं है, तो अगर मॉम ने कुछ कह भी दिया तो तुम मेरी मॉम को इस तरह से सबके सामने कुछ भी गलत नहीं बोल सकते हो, कहकर वो रीता तिवारी को देखने लगी। अभिमन्यु सृष्टि तिवारी की बात सुनकर अपनी शरद आवाज में बोला, तुम्हारी मॉम का नाम अब रीता तिवारी है और वो अब तिवारी फैमिली की मेंबर्स हैं, इसलिए उन्हें कोई हक नहीं है कि वो मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी बोलें। संजय जी अभिमन्यु की तरफ देखकर बोले, माफ करना बेटा, लेकिन मुझे लगता है कि ये शादी आज नहीं हो सकती है। पूरा मंडप जमीन पर गिर गया और सब कुछ खराब हो चुका है और अविका भी ठीक नहीं है, तो क्यों न ये शादी किसी और मुहूर्त में हो जाए। संजय जी की बात सुनकर अभिमन्यु ने अपने हाथों की मुट्ठियां गुस्से से भींच ली। पायल ने जब अभिमन्यु को इस तरह से देखा तो वो जल्दी से आगे आ गई और उन्होंने अभिमन्यु के हाथों पर हाथ रखकर शांत रहने का इशारा किया और खुद संजय जी को देखकर बोली, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने शादी का मुहूर्त पंडित से निकलवाया था, तब उन्होंने कहा था कि आज के मुहूर्त के बाद अगला मुहूर्त 6 महीने बाद का है और इसलिए मुझे लगता है कि शादी आज ही ठीक रहेगी। अभिमन्यु संजय जी को देखकर बोला, और रही बात मंडप की तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मंडप 1 घंटे में तैयार हो जाएगा, कहकर उसने अशोक और राका दोनों को देखकर इशारा किया जो कि दरवाजा के पास खड़े हुए थे, जिसकी वजह से वो दोनों ने अभिमन्यु का इशारा तुरंत समझ लिया और वो दोनों वहां से चले गए। संजय जी हिचकिचाते हुए बोले, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक बार अविका से पूछना चाहिए कि वो अभी शादी करने के लिए तैयार है। अभिमन्यु ने अविका को देखा जो कि अभी भी बेहोश थी। वो बोला, ठीक है, फिर अविका को जब होश आएगा तो हम सब उनके जवाब को भी सुन लेंगे, कहकर वो वहां से चला गया और उसके बाद सब लोग भी एक एक करके वहां से चले गए। संजय जी तनुजा को देखकर बोले, बेटा तुम अविका का ख्याल रखना, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, कहकर वो वहां से चले गए। अब रूम में तनुजा और मानसी ही रह गई थी।
वही बाहर आकर अभिमन्यु ने वैभव को देखा तो वैभव ने हाँ में सिर हिला दिया। उसकी हाँ सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और वो वहां से चला गया। लगभग 1 घंटे के आसपास अविका को होश आया तो उसने खुद को अपने रूम में पाया। वो हड़बड़ा कर उठ गई। तनुजा जो कि अभी मानसी के साथ बातें कर रही थी, जब उसने अविका को देखा तो वो जल्दी से उसके पास आकर बैठ गई और उसके चेहरे पर एक हाथ रखकर हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, तुम ठीक हो ना अविका, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? अविका तनुजा को देखकर बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अभिमन्यु वो कैसे हैं, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मानसी अविका को शांत करते हुए बोली, अरे अविका शांत हो जाओ, तुम्हारे अभिमन्यु को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। तनुजा ने मानसी को देखकर कुछ इशारा किया तो मानसी ने हाँ में सिर हिला दिया और खुद अपने फोन से अभिमन्यु को एक मैसेज टाइप करके भेज दिया। कुछ देर बाद अविका के रूम का दरवाजा खुला और अभिमन्यु, पायल और विक्रम ओबरॉय संजय जी चोरों रूम में आए। पायल अविका को देखकर बोली, अविका तुम कैसी हो? अविका हल्की से बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी जी। अभिमन्यु अविका के पास जाकर बैठ गया और वो अविका को देखकर बोला, जब तुम ठीक हो तो मुझे तुमसे कुछ पूछना है। शादी का मुहूर्त आज का है और अगला मुहूर्त 6 महीने बाद में है। तुम्हारे पापा चाहते कि शादी आज नहीं होनी चाहिए, तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ आज शादी करना चाहती हो या नहीं? अविका ने एक नज़र अपने पापा को देखा और फिर वो सबको देखकर बोली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी शादी आज हो या फिर 6 महीने बाद शादी तो होगी, तो फिर आज क्यों नहीं? संजय जी अविका के सिर पर हल्के से हाथ फिराते हुए बोले, मुझे पता था कि तुम यही जवाब दोगी, लेकिन मंडप पर अचानक आग लग जाने की वजह से मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही थी, लेकिन अब जब तुम बिल्कुल ठीक हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अविका को देखकर पायल बोली, मेकअप आर्टिस्ट को मैंने ऑलरेडी बुला लिया है, वो तुम्हारा मेकअप सही कर देंगी। कहकर पायल और विक्रम ओबरॉय संजय जी के साथ वहां से चले गए। अभिमन्यु ने अविका को देखा तो अविका ने हल्के से मुस्कुरा दिया और खुद अपनी पलके को झुका लिया। अभिमन्यु हल्के से मुस्कुराते हुए वहां से चला गया, क्योंकि उसे भी फिर से तैयार होना था। अब मंडप सिंह विला के अंदर लगा था और ये मंडप भी काफी अच्छे से डेकोरेट किया गया था। अभी पंडित जी हवन की सामग्री को खुद ही अपने सामने बैठकर बनवा रहे थे, लेकिन अब उन्हें कौन समझाए कि जिसने आग लगवाई थी वो तो अब वहां है भी नहीं। सारी चीजों को देखकर पंडित जी हवन करने के लिए मंडप में बैठ गए और कुछ देर बाद उन्होंने अभिमन्यु को मंडप में बुलाया। अभिमन्यु बिना किसी एक्सप्रेशन के मंडप में आकर बैठ गया और पंडित जी एक बार फिर से शादी करवाने लगे। पंडित जी के बुलाने पर अविका, मानसी और तनुजा के साथ वहां मंडप में आ गई। तनुजा और मानसी ने अविका को मंडप में बैठा दिया और खुद वो दोनों वहां दूर खड़ हो गई। अनाया जो कि अभी अपने भाई वैभव के पास बैठी हुई थी, वो वैभव को देखकर बोली, भाई अब तो अभिमन्यु भाई और अविका भाभी की शादी हो जाएगी ना? वैभव अनाया के सिर पर हाथ फिराते हुए बोला, डोंट वरी अनाया, देखना कुछ देर के बाद भाई और भाभी की शादी हो जाएगी, तुम टेंशन मत दो। अनाया ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया और वो शादी को देने लगी। पंडित जी ने वरमाला पहनाने के लिए कहा तो अभिमन्यु और अविका ने एक दूसरे को वरमाला पहना दी और रस्म स्टार्ट हो गई। पंडित जी ने जब फेरों के लिए कहा तो अभिमन्यु और अविका का गठबंधन अनाया ने किया। 33 फेरों तक अभिमन्यु अविका के आगे रहा और फिर 33 फेरों तक अविका अभिमन्यु से आगे रही। धीरे धीरे शादी होने लगी। 7 फेरों और 7 वचन के बाद सिंदूर की टाइम अभिमन्यु ने अविका के मांग में अपने नाम का सिंदूर भरा तो अविका ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। पंडित जी मंगलसूत्र अभिमन्यु की तरफ देते हुए बोले, अब आप इन्हें मंगलसूत्र पहनाए हैं। पंडित बात सुनकर अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिलाया और मंगलसूत्र को लिया, जो कि अभिमन्यु ने अपनी पसंद से बनवाया था। मंगलसूत्र बहुत ही ज्यादा यूनिक और बहुत ही ज्यादा सुंदर था। उसमें डायमंड का वर्क किया हुआ था। वो दिखने में मंगलसूत्र कम और प्यारा सा लॉकेट ज्यादा लग रहा था, जिसे खासतौर पर अभिमन्यु ने अपने ऑर्डर से तैयार करवाया था। अभिमन्यु ने अविका के गले में मंगलसूत्र पहनाया तो अविका की आंखों से आंसू की एक बूंद निकलकर अभिमन्यु के हाथों पर गिर गई, जो कि अभिमन्यु ने भी महसूस कर ली थी। मंगलसूत्र पहनाने के बाद पंडित जी अभिमन्यु और अविका को देखकर बोले, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, अब आप अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। अभिमन्यु और अविका ने हाँ में सिर हिलाया। अभिमन्यु अविका के साथ अपनी मॉम पायल के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने झुककर अपनी मां के पैर छुए, साथ ही साथ अविका ने भी पायल के पैर छुए। अविका विक्रम जी के पैर छूने के लिए नीचे झुकी, जो कि अभी पायल के पास ही खड़े हुए थे, लेकिन अभिमन्यु अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। और ये देखकर जब पायल ने अपनी आंखों से पैर छूने का इशारा किया तो अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिला दिया। अविका के साथ अपने पापा विक्रम के पैर छुए। विक्रम ने भी दोनों लोगों को आशीर्वाद दिया। वही विक्रम और पायल के अलावा अभिमन्यु और अविका ने किसी और के पैर नहीं छुए।
आधे घंटे के आसपास अविका की विदाई सिंह विला से होने लगी। उसकी आंखों में अभी नमी थी। वो अपने पापा के पास गई। अविका को लाल जोड़े में दुल्हन की तरह सजे हुए देखा। संजय जी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उन्हें बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया हुआ था, जिसकी वजह से अविका ने अपने पापा को जोर से अपने गले से लगा लिया और उनके सीने पर सिर रखकर सिसकारियां लेने लगी। रोने की वजह से उसका चेहरा लाल पड़ गया था। संजय जी ने अविका को बहुत मुश्किल से शांत करवाया। अविका ने अपने छोटे भाई किट्टू को देखा, जो कि अभी अविका को ही देख रहा था। अविका ने किट्टू को अपने गले से लगाया और उसके सिर पर हाथ फिराते हुए बोली, जब कभी भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम सबसे पहले अपनी दीदी को कॉल करना और सबसे पहले प्रॉब्लम को मुझसे शेयर करना। प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी कोई भी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व नहीं करोगे। मुझे हर एक वो बात बताओगे, फिर चाहे बात छोटी हो या फिर बड़ी, जो तुमसे जुड़ी होगी वो सारी बातें मुझे तुम बताओगे। फिर तुमने तो मुझसे प्रॉमिस भी किया है कि अगर तुम्हारी फ्यूचर में कोई गर्लफ्रेंड बनी तो तुम सबसे पहले मुझे मिल पाओगे। आफ्टर ऑल वो मेरी छोटी होने वाली भाभी होगी। कार्तिक का चेहरा लाल पड़ गया। अविका की लास्ट वाली बात सुनकर वो अपना मुंह बनाते हुए बोला, ओ गॉड दीदी, अभी मेरी एज 12 ईयर्स की हुई है और आप अभी से मेरी गर्लफ्रेंड की बात कर रही है। और रही बात अपनी सारी प्रॉब्लम को आपसे शेयर करने की, तो पक्का वाला प्रॉमिस, मैं आपसे अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करूंगा। अविका ने हाँ में सिर हिलाया। वही वो तनुजा के पास आई तो उसने देखा तनुजा की आंखें जलदार रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। अविका ने तनुजा को गले से लगाया तो तनुजा अविका के गले मिलकर रोने लगी। अविका तनुजा को शांत करवाते हुए उसके सिर पर हाथ फिराते हुए बोली, रूम में मुझे इतना हंसा रही थी और इतना चिढ़ा रही थी, और अब देखो कैसे बच्चों की तरह रो रही है। मैं कहीं दूर थोड़ी ना जा रही हूँ। तेरा जब मन मुझसे मिलने को करे मुझसे मिलने आ जाना और मुझसे कॉल पर बात कर लिया करना। अविका की सिंह विला से विदाई हो चुकी थी और लगभग 1 घंटे 25 मिनट बाद अभिमन्यु की कार ओबरॉय विला आकर रुकी। ये ओल्ड ओबरॉय विला था जहां पर अविका को सबसे पहले लाया गया था। अविका अभिमन्यु के साथ दरवाजे तक आ गई थी, लेकिन पायल ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया और कुछ रस्म को कंप्लीट कर अविका अभिमन्यु के साथ विला के अंदर आई। उसने ऐसे बड़े बड़े विला को देखा था तो अविका को इतनी ज्यादा हैरानी भी नहीं हुई, और वहां रखी ज्यादातर यूनिक चीजों को भी उसने अपने विला में देखा था, जिसकी वजह से उन्हें इन सब चीजों की आदत पड़ गई थी। पर वहां जिस तरह से विला में डिजाइन थी और जिस तरह से उसकी कारीगरी थी वो सबसे ज्यादा अलग और यूनिक थी। इस ओल्ड ओबरॉय विला की कढ़ाई राजस्थान की पुरानी रीति रिवाजों की तरह थी, जिसकी वजह से उस विला के डिजाइन और राजस्थान की पुरानी डिजाइन और नई डिजाइन से मिलजुल कर बनी थी, और इसी वजह से वो डिजाइन काफी आधुनिक और अलग अलग रही थी। ममता ओबरॉय दादी जी बोली, तुम सब लोग वैसे ही बहुत थक चुके हो तो जाओ अपने अपने रूम में जाकर आराम कर लो। अविका अनाया के साथ अभिमन्यु के रूम में आ गई। अनाया अविका को रूम दिखाते हुए बोली, भाभी ये रहा आपका और भैया का रूम, और कुछ टाइम के लिए आप यहीं रहोगी। उसकी बात सुनकर अविका अनाया की तरफ देखकर बोली, कुछ टाइम से आपका क्या मतलब है? अनाया उदासी से बोली, क्योंकि भाई यहाँ नहीं रहते हैं, वो दूसरे विला ओबरॉय पैलेस में रहते हैं जिसमें किसी को भी आना अलाउड नहीं है, सिर्फ मुझे छोड़कर और वैभव भैया को छोड़कर बाकी सारे लोगों को ओबरॉय पैलेस में जाने की इजाजत नहीं है। अनाया की बात सुनकर अविका मुंह बनाते हुए बोली, ये कैसे ऑर्डर है? भला अपने ही परिवार को अपने ही घर जाने से मना कर दिया? अनाया बोली, ओ क्या आप ऑलरेडी लहंगे में बहुत थक चुके होंगी तो आप कंफर्टेबल कपड़े पहनकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए। वैसे भी शाम को फिर से फंक्शन है तो मेकअप आर्टिस्ट आपको तैयार करने के लिए 7:00 बजे तक आ जाएगी। अभी 2:00 बज रहे हैं, तब तक आप आराम से आराम कर लीजिए। अविका ने हाँ में सिर हिलाया तो अनाया वहां से चली गई और चेंजिंग रूम में वहां से चली गई। उसने अपनी सारी ज्वेलरी को उतार और अपने कपड़े को चेंज कर कंफर्टेबल कपड़े पहन लिए जो कि पहले ही रूम में रख दिए गए थे, और वो वहां से डायरेक्ट बेड पर आकर लेट गई। अविका इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि वो बेड पर लेटते ही सो गई और उसे पता ही नहीं चला कि लगभग आधे घंटे के बाद रूम में कोई आया है। वो अभिमन्यु था, लेकिन अभिमन्यु ने जो कदम अभी बाथरूम की तरफ बढ़ाए थे वो अचानक रुक से गए। अभिमन्यु ने जब अपनी बेड पर खूबसूरत सी लड़की को आराम से सोते हुए देखा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अविका को देखकर चेंज हो गए। अभिमन्यु ने अविका की मांग में देखा जिस उसके नाम का सिंदूर था। अविका ने अभी रेड और ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और वो अभी थक जाने की वजह से अभी आराम से सुकून की नींद सो रही थी, पर उसके बाल जब उसके चेहरे पर आ रहे थे और उसे बहुत परेशान भी कर रहे थे। हालांकि अभी वो इतनी गहरी नींद में थी कि उसे ये भी पता नहीं था कि रूम में कोई और भी आ चुका है। अभिमन्यु उसके पास आकर बैठ गया और उसने उसकी हल्के हाथों से बालों को हटा दिया, और जब उसने अविका का बेदाग चेहरा अभिमन्यु के सामने आया था तो अभिमन्यु एक पल को उनको देखता ही रह गया। उसने अविका के माथे पर किस किया और वहां से बाथरूम में चला गया, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा थक चुका था। लगभग 15 मिनट के शावर लेने के बाद वो बाहर आया। उसने कंफर्टेबल लोअर और टी शर्ट पहना हुआ था। वो वहां से डायरेक्ट अपनी स्टडी रूम में चला गया।
वहां जाकर वो अपना काम करने लगा स्टडी रूम, जो कि उसके बेडरूम से ही जुड़ा हुआ था। काम करते करते पता नहीं कब शाम के 6:30 बज चुके थे, लेकिन जब देवांश का कॉल अभिमन्यु का फोन पर आया तब उसने अपनी नज़र लैपटॉप से हटाई और फोन पिकअप किया। देवांश की भारी आवाज आए, अभिमन्यु मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, तो प्लीज मुझे जल्दी से अपने ऑफिस में मिल, क्योंकि मैं अभी तेरे ऑफिस में ही हूँ और बात बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो तू ही सॉल्व कर सकता है। अभिमन्यु ने हाँ में जवाब दिया और तुरंत कॉल काट कर वहां से चेंज रूम में चला गया। उसने अपने कपड़े चेंज की है और अभी ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहन लिया और वहां से जब वो नीचे आया तो पायल अभिमन्यु को देखकर हैरान होकर बोली, तुम अभी कहाँ जा रहे हो? पता है ना कि शाम को फंक्शन है।